इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 20 साल के एक लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे किसी तरह डॉक्टर अपने हॉस्पिटल तक ले आते हैं, जिसके बाद उसकी सर्जरी चालू होती है। पर काफी कोशिश करने के बावजूद वो लोग इस लड़के को नहीं बचा पाते और उसकी डेथ हो जाती है। पर इस लड़के की जब आंखें खुलती है तो ये दूसरी दुनिया में होता है और इसके सामने इसके नए माँ बाप होते हैं। ये थोड़ा ठरकी भी होता है, इसी वजह से अपनी मदर के बारे में उल्टा सीधा सोचने भी लग जाता है। कुछ देर बाद इसे एहसास होता है कि एक बच्चे के फॉर्म में जन्म ले चुका है। इसे पता चलता है इसके माँ बाप का नाम पॉल और जेनिथ है। इस लड़के का नाम रेडियोस रख दिया जाता है यहाँ पे, और ये काफी शरारती होता है। बेशक इसकी उम्र 35 ईयर्स हो, पर यह अभी 6 महीने का ही है, तो ये बोल चाल नहीं सकता। पर एक 35 साल के आदमी की जितना माइंड होने की वजह से रेडियोस काफी ज्यादा ठरकी भी होता है, क्योंकि 35 साल तक उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया था अपनी दुनिया में। ये अंडर पैंट पहन के घूम रहा होता है। तो इनकी जो मेड होती है लिलिया, वो रेडियोस के बारे में शिकायत करती है, पर उसकी जो मदर जेनिथ है वो कहती है ये तो सिर्फ एक बच्चा है, और ये कह के वो इस चीज को टाल देती है। हम फिर रेडियोस को देखते हैं जो कि अपने पिता को देख रहा होता है, जहाँ वो स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर ये देखते हुए रेडियोस नीचे गिर जाता है, तो उसकी मदर कहती है तुम्हें लगी तो नहीं रेडियोस। वो काफी परेशान हो जाती है, पर यहाँ पे वो हीलिंग स्पेल का यूज करके जहाँ पे रेडियोस को चोट लगी थी उसे ठीक कर देती है। रेडियोस बिल्कुल हैरान होता है कि इस दुनिया में लोग मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। रेडियोस के अंदर फिर इच्छा जाग जाती है, वो किसी भी हाल में मैजिक सीख के रहेगा। पर अभी उसकी उतनी उम्र नहीं हुई है जिसकी वजह से वो मैजिक बिल्कुल नहीं कर सकता, पर वो ट्राई करने का फैसला कर लेता है। फिर एक दिन वो एक तिजोरी में देखता है जहाँ पे काफी सारी बुक रखी हुई होती है। उसमें से वो एक बुक को निकाल लेता है जो कि मैजिक की बुक होती है। ये उस बुक को निकालता है और उसे पढ़ने लग जाता है, और धीरे धीरे रेडियोस की उम्र भी होने लग जाती है। और रेडियोस यहाँ पे पहली बार मैजिक करता है जब उसका जो माना का फ्लो है वो शुरू हो जाता है। रेडियोस पहली बार मैजिक करके काफी खुश होता है, इस वजह से वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है, और धीरे धीरे करके रेडियोस बड़ा होते जाता है और वो अपनी प्रैक्टिस कभी भी नहीं रुकता। और साथ ही साथ उसके माँ बाप स्टोरी के द्वारा उसे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ बताते हैं। रेडियोस इस लाइफ से काफी खुश होता है, और जो स्पेल वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा था उसे भी वो मास्टर कर चुका है। जिसके बाद वो एक और नए स्पेल को ट्राई करने का फैसला करता है, पर इस बार जो स्पेल ट्राई करता है वो काफी ताकतवर होता है और रेडियोस इसे कंट्रोल नहीं कर पाता, और यहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद रेडियोस के माँ बाप यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि देखते यहाँ पे कोई भी नहीं था। आखिरकार हमला किसने किया? तो यहाँ पे रेडियोस की मदर यहाँ पे बुक पढ़ने लग जाती है, और वो समझ जाती है कि रेडियोस का मैजिक में इंटरेस्ट है, और इस जगह की हालत रेडियोस ने ऐसे की थी। जिसके बाद रेडियोस की जो मदर है वो यहाँ पे रॉयल किंगडम से एक मैजिशियन को बुला लेती है जिसका नाम रॉक्सी होता है, जो कि आज से रेडियोस की ट्यूटर है, और वो आज से इसे टीच करने वाले है कि कैसे मैजिक यूज किया जाता है। पर रॉक्सी को अभी भी यकीन नहीं होता कि रेडियोस इतनी कम उम्र में मैजिक का यूज कर सकता है, पर वो यहाँ पे ट्राई करने का फैसला कर लेती है। जिसकी बात वो रेडियोस को एक जगह बैठाती है और उसे बताती है कि इधर देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैजिक कैसे की जाती है। पर रेडियोस यहाँ पर रॉक्सी से खुल के बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। जिसके बाद रॉक्सी से मैजिक करके दिखाती है और वो सामने वाले पेड़ को गिरा देती है। वो कहती है ये इतना ताकतवर स्पेल है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। साथ ही साथ वो उसे उस पेड़ को भी जोड़ के दिखाती है कि कैसे आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उसे रिकवर भी कर सकते हो। रेडियोस इस चीज के लिए उसकी तारीफ करता है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो रेडियोस को ट्राई करने के लिए कहती है। रेडियोस फिर रॉक्सी को मैजिक करके दिखाता है, तो रॉक्सी कहती है कि ठीक है, तुमने काफी अच्छा किया और तुम ट्रेनिंग में भी पास हो चुके हो। आज से मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैजिक कैसे यूज किया जाता है। रेडियोस इसका शुक्र करता है उसे ट्रेनिंग देने के लिए, पर रॉक्सी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे जेनिथ आ जाती है, जो कि कहती है रॉक्सी अंदर आ जाओ और खाना को हमारे साथ और अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। यहाँ पे रॉक्सी के लिए इन्होंने वेलकम पार्टी रखी होती है, क्योंकि आज से रॉक्सी रेडियोस की ऑफिशियल ट्रेनर है। रेडियोस इस दुनिया में आने के बाद काफी ज्यादा खुश है। फिर हमें कुछ समय पहले दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेडियोस के दूसरी दुनिया वाले माता पिता मारे गए थे। जिसके बाद इसके भाई बहनों ने इसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट था और ये घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर इसने देखा कि कुछ लोग एक हाई स्कूलर को परेशान कर रहे हैं, तो उसने उस हाई स्कूलर को बचाने का सोचा, पर अचानक से एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। हमें फिर दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेडियोस काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने माँ बाप की अच्छी अच्छी आवाजें भी सुन रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि लगता है जल्दी इसका कोई छोटा भाई या फिर छोटी बहन आने वाली, और ये अपने माँ बाप को देखने के लिए चले जाता है। पर इसकी नजर रॉक्सी पर जाती है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ रॉक्सी रेडियोस को अलग अलग मैजिक सिखाना शुरू कर देती है। रॉक्सी काफी अच्छी टीचर होती है, साथ ही साथ जो रेडियोस है वो ठरकी भी होता है। इसी वजह से वो रॉक्सी की पैंटीज भी देखने लग जाता है। पर रॉक्सी उससे कहते हैं कि हिस्ट्री में ध्यान दो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे याद रखना। जिन लोगों के हरे कलर के बाल होते हैं और लंबे कान होते हैं और उनके सर पे एक रेड कलर
का जैम होता है उनके पास कभी मत जाना, वो तुम्हें मार देंगे, खास करके अगर उन्हें पता चला कि तुम इंसान हो। तो रोडियोस कहता है वो चीज का ध्यान रखेगा, जिसके बाद रोडियोस से गुड नाइट कह के यहाँ से चले जाता है। हम फिर देखते हैं रॉक्सी के साथ रोडियोस की जो ट्रेनिंग है वो काफी अच्छे से जाने लग जाती है और वो काफी अच्छा कर रहा होता है और धीरे धीरे वो अपने फादर के साथ ये भी सीखने लग जाता है कि कैसे स्वॉर्ड चलाया जाता है, पर वो चीज में काफी कच्चा होता है। पर उसकी मदर से कहती है वो मैजिक में काफी अच्छा है। रोडियोस की नजर फिर कुछ बच्चों पर जाती है जो कि खेल रहे होते हैं, पर रोडियोस उनसे बात नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी वो काफी ज्यादा सदमे में होता है। जो पिछली लाइफ में जी थी उसमें सभी लोग उसे बुली करते थे और साथ ही साथ उसे काफी भला बुरा कहते थे। और उतने में रॉक्सी उससे आ जाती है और उसे अपने होम टाउन के बारे में बताती है और उसे रोनन यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है जो कि मैजिक स्कूल है जहाँ पे काफी अच्छे अच्छे मैजिशियन रहते हैं। अगर वहाँ पे ये गया तो वो काफी अच्छे से मैजिक सीख सकता है और रोडियोस को सचमुच अगर मैजिक सीखना है तो उसे सचमुच रोनन एकेडमी जाना पड़ेगा एक दिन। पर ये कहता है वो घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। तो रॉक्सी से समझाती है अगर तुम मुझे सरपास करना चाहती हो तो तुम्हें वहाँ पे एक दिन जाना पड़ेगा ताकि तुम और बेहतरीन मैजिक सीख सको। देखते ही देखते रोडियोस अब 5 साल का हो चुका है। इस दुनिया में हर 5 साल के बाद एक बार बर्थडे मनाया जाता है, ना कि हर साल। और रोडियोस का 5th बर्थडे है, जिस वजह से उसके माँ बाप इसके सेलिब्रेशन के लिए काफी सारी चीजें लाते हैं। और रोडियोस को जो फादर है वो उसे एक स्वॉर्ड देते हैं, जिसके बाद जो उसकी मदर है वो उसे एक मैजिकल बुक देती है जिससे वो मैजिक सीख सकता है। और जो रॉक्सी है वो उसे एक छड़ी देती है और कहती है रोडियोस आज तुम्हारा ग्रेजुएशन डे है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा जो कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, इस वजह से मुझे अब जाना पड़ेगा। तो रोडियोस से काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लग जाता है जहाँ पे सभी लोग उसे बुली किया करते थे। कोई भी उसे अच्छा नहीं बोलता था, ना ही इसके पास कोई अच्छे फ्रेंड्स थे, जिस वजह से हमेशा घर के अंदर बंद रहा करता था। कोई भी इसका दोस्त नहीं था और ज्यादातर जो लोग थे वो उसे बुली किया करते थे। सीन कट होता है और हम देखते हैं रॉक्सी का अब जाने का समय हो चुका होता है, पर रोडियोस को अपने घोड़े पे चढ़ा लेती है और कहती है कि रोडियोस चलो बाहर चलते हैं, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा होगा पर अगर आगे तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो डर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे वो आसपास के गाँव घुमाने लग जाती है रोडियोस को। रोडियोस को कहते हैं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और रोडियोस को जो डर है वो रॉक्सी खत्म कर देती है। जिसके बाद वो कहती है मेरे पास एक लास्ट स्पेल है जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, ये इमरजेंसी के समय सिर्फ यूज करना। और रॉक्सी इसे ये स्पेल कास्ट करके दिखाती है। रोडियोस सब कुछ समझ जाता है पर रॉक्सी कहती है मेरे स्पेल की वजह से काफी कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो प्लीज किसी को ये चीज बताना मत, अब जाओ तुम भी ट्राई करो। यहाँ पे फिर जो रोडियोस है वो भी स्पेल को ट्राई करता है और उसका जो स्पेल है वो इससे काफी ज्यादा बड़ा होता है और ताकतवर भी होता है। जिसके बाद यहाँ पे रॉक्सी कहती है कि देखा मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुमने मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से काफी अच्छा किया और मेरे पास सचमुच ऐसा कुछ नहीं बचा जो कि मैं तुम्हें सिखा सकूं और तुम अब एक 7th लेवल के मैजिशियन हो और साथ ही साथ तुम मेरे से भी आगे निकल जाओगे एक न एक दिन। और हम देखते हैं अब रॉक्सी का जाने का समय हो चुका होता है, पर जाने से पहले रॉक्सी रोडियोस को कहती है कि रोडियोस मेरे से जो हो सका मैंने किया, अब ये लॉकेट मेरी तरफ से ले लो, ये एक चार्म की तरह काम आएगा जो कि मेरे होम टाउन में मिलता है। रोडियोस इसके लिए उसका शुक्रिया करता है और रॉक्सी यहाँ से चली जाती है। उसके जाने की वजह से रोडियोस थोड़ा उदास हो जाता है पर वो अब तय कर लेता है वो एक न एक दिन बड़ा मैजिशियन बन के रहेगा। पर रोडियोस बेचारा आदत से मजबूर, उसने रॉक्सी की कुछ महीने पहले पैंटिस चुरा ली थी जो कि अभी भी उसके पास है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ रोडियोस बाहर खेलने के लिए जा रहा होता है तो उसके जो माँ बाप है उसे समझाते हैं कि तुम किसी से बाहर लड़ना मत और अपनी ताकतों का गलत यूज मत करना। रोडियोस कहता है इस चीज का वो ख्याल रखेगा। जिसके बाद जो रोडियोस है वो बाहर विलेज में घूमने लग जाता है। यहाँ पे उसे काफी अच्छा लग रहा होता है पर वो देखता है कुछ लड़के मिलके एक और लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, वो उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं और उसे भला बुरा कह रहे होते हैं। रोडियोस यहाँ पे अपने पावर का यूज करके उनके ऊपर पानी के गुब्बारे फेंकने लग जाता है। तो वो लड़के कहते हैं आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। रोडियोस कहता है तुम यहाँ से भाग रहे हो या फिर मैं तुम्हें अपनी ताकत का एक और नमूना दिखाऊं। फिर हम देखते हैं रोडियोस उस लड़के के पास जाता है तो वो देखता है वो लड़का काफी गंदा हो चुका होता है। इस वजह से जो रोडियोस है वो यहाँ पे वाटर मैजिक का यूज करके इसके जो बाल होते हैं उसे धो देता है और कहता है कि तुम अपने कपड़े घर में साफ कर लेना। पर रोडियोस देखता है ये एक एल्फ है पर इसके फोरहेड में कोई रेड कलर का क्रिस्टल नहीं है तो ये एकदम सेफ मामला है। जिसके बाद जो रोडियोस है वो विंड मैजिक का यूज करके इसके बाल सुखा देता है। ये लड़का अपना नाम सेल्फी बताता है और कहता है कि जो उसके डैड है वो हाफ एल्फ है, इस वजह से ये भी ऐसा है। तो रोडियोस उसे सहारा देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, तुम काफी अच्छा लग रहे हो। रोडियोस सोचता है ये लड़का काफी ज्यादा सुंदर है, अगर कोई लड़की इसे देखे तो इसमें फ्लैट हो जाए। जिसके बाद रोडियोस यहाँ पे से बताता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकता हूँ। जिसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कोई परेशान कर सके। जिसके बाद रोडियोस यहाँ पे सेल्फी को उसके फादर के यहाँ पे छोड़ के घर वापस जाने लग जाता है। रोडियोस यहाँ पे काफी खुश होता है
क्योंकि उसने अपना एक नया फ्रेंड बना लिया होता है। पर वो अपने फादर को घर पे आके देखता है तो वो काफी अपसेट लग रहे होते हैं। उतने में रोडियोस के फादर उससे पूछते हैं कि मैंने सुना तुमने एक लड़के को मारा। तो रोडियोस कहता है वो उसी के लायक था, उसे मार खाना जरूरी था। तो इसके जो फादर है वो इसकी बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं और इसे काफी उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसे बिल्कुल मारना नहीं चाहिए था। पर रोडियोस कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर जो पॉल है वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसे एक चांटा जड़ देता है। यहाँ पे ये काफी गुस्सा होता है और अपने फादर को कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो लड़के दूसरे लड़के को परेशान कर रहे थे और मैंने तो सिर्फ उन्हें सबक सिखाया और उसकी मैंने सिर्फ मदद की। ठीक है, अगली बार से कोई प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर पाऊंगा। बेशक 3 लड़की मिलके एक बेचारे लड़के को मार रहे होंगे और मैं उस चीज को इग्नोर कर दूंगा, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोडियोस की बातों से पॉल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोडियोस से माफी मांगता है, जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। पर पॉल अपनी गलती से काफी निराश होता है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ आके उससे पूछती कि क्या हुआ। पॉल कहता है आज रोडियोस काफी बड़ा लग रहा था, अगर मैं उसे कहता कि घर छोड़ के निकल जाओ तो शायद से वो ऐसा ही करता। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पिता भी ऐसे ही फील करते होंगे जब मैंने उनसे ये बातें कही होंगी। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ रोडियोस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुका होता है और साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फी भी होता है जिसे रोडियोस मैजिक करना सिखा रहा होता है और सिर्फ काफी सारे मैजिक सीख चुका होता है। रोडियोस और ये काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लग रहा होता है। पर एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और ये दोनों बारिश में भीग के घर आते हैं। रोडियोस यहाँ पे फिर कहता है कि मेरे लिए बाथटब तैयार करो, मुझे नहाना है, और ये सेल्फ को भी अपने साथ बुला लेता है। यहाँ पे पानी एकदम नॉर्मल होता है और जो रोडियोस है वो अपने कपड़े उतार देता है और वो सेल्फ को भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। पर जो सेल्फ है वो अपने कपड़े नहीं उतार रहा होता है। तो यहाँ पे जो रोडियोस है वो कहता है तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हें अपने कपड़े जल्दी उतार देना चाहिए। जब वो उसके पूरे कपड़े उतारता है तो समझ आता है कि जो सेल्फ अब तक इसके साथ था दरअसल वो एक लड़की है और उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद इसके जो डैड है वो उसे कहते हैं हर किसी से गलती हो जाती है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त है, अगर तुम उससे माफी मांग लोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी, तो चिंता मत करो। अगर तुम उससे दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। जिसके बाद जो रोडियोस है वो सेल्फ से माफी मांगता और कहता है कि तुम्हारे छोटे बाल की वजह से मुझे लगा कि तुम एक लड़की हो, आज जो भी कुछ हुआ उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं जो यहाँ रोडियोस है वो अपने फादर के साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, पर वो अभी भी सोचने लग जाता है कि सेल्फ ने इसे माफ किया होगा कि नहीं। तो उसके डैड इससे कहते हैं कि लड़कियों का दिल एकदम कोमल होता है और साथ ही साथ वो तुम्हारी दोस्त भी है, तो वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। रोडियोस से फिर यहाँ पे सेल्फ मिलने के लिए आती है। रोडियोस उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे तुम काफी क्यूट लगते हो तुम्हारी चेहरे की वजह से। सेल्फ कहती है आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। तो रोडियोस कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करोगे उस दिन के इंसिडेंट के बाद। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा बिहेव करते थे वैसे ही बिहेव करो। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है अब जेनिथ प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। तो पूरा परिवार काफी खुश होता है और ये लोग आने वाले बच्चे की तैयारी करने लग जाते हैं। और उतने में यहाँ पे जो लिलिया है वो कहती है वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी पॉल के बच्चे से। ये सुन के इनके जो परिवार की खुशी है वो निराशा में बदल जाती है और पॉल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे होते। जेनिथ इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो सोच रही होती है आखिरकार वो अब क्या करे। जेनिथ फिर लिलिया से पूछती है आखिरकार वो अब क्या करने वाली है। तो ये लिली कहती है अगर वो यहाँ से चली गई तो उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे रुक सके। रोडियोस फिर सबको संभालने की कोशिश करता है और सारा इल्जाम अपने पिता के ऊपर लगा देता है और कहता है कि इसमें फादर की गलती है। उसने सुना था कि जो उसके फादर थे वो लिलिया को मजबूर कर रहे थे ये सब करने के लिए और जेनिथ इसकी बात मान जाते हैं। यहाँ पे पॉल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रोडियोस उसके ऊपर पूरा इल्जाम क्यों लगा रहा है। रोडियोस फिर और भी कहने लग जाता है कि ये सारी गलती उसके पिता की है ना कि लिली की, आखिरकार लिली क्यों सफर करे। तो यहाँ पे जो जेनिथ है वो यहाँ पे उसके फादर को काफी ज्यादा डांटती है इसके लिए। पॉल फिर सारा गुस्सा रोडियोस के ऊपर निकालता है। हमें फिर पता चलता है दरअसल लिलिया ने यहाँ पे पॉल को सड्यूस किया था उसके साथ ये सब करने के लिए। उसे लगा पहले जो रोडियोस है उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है, पर कल जैसे रोडियोस ने इसको प्रोटेक्ट किया ये समझ चुकी है कि रोडियोस एक अच्छा इंसान है और आज के बाद वो और उसकी बेटी जिंदगी भर के लिए रोडियोस की सेवा करेगी। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ रोडियोस की 2 बहनें होती है जो कि काफी अच्छी होती है और रोडियोस और यहाँ पे जो सेल्फी होती है वो यहाँ पे काफी कुछ सीखने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं तो घर में काफी ज्यादा शोर भी होता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ रोडियोस और उसके जो फादर है वो यहाँ पे बैटल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रोडियोस अपनी मैजिक का यूज करके उसके फादर के ऊपर हमला कर देता है और जो उसके फादर है वो उससे काफी ताकतवर होते हैं और वो कहते हैं तुम बेशक यहाँ पे मैजिक यूज कर लो पर जब तक तुम्हें स्वॉर्ड चलानी नहीं आती
तुम कभी भी अपनी लिमिट को पार नहीं कर सकते। पॉल फिर रोडियस को कहता तुम सारी बातें अपनी मदर को मत बताया करो वरना वो अपने माँ बाप के घर चली जाएंगी, क्योंकि मैं लिलिया के रूम में बीच बीच में जाता रहता हूँ। तो रोडियस कहता है इसकी चिंता आप मत करिए। तो यहाँ पे जो पॉल है वो कहता है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे अब तक स्कूल में चले जाते हैं और अलग अलग चीजें सीखने लग जाती, क्या तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो? पर अगर तुम इंटरेस्टेड भी हो तो थोड़ा ध्यान से, वहाँ की लड़कियां बिल्कुल भी हम जैसे लड़कों को भाव नहीं देती, इस वजह से वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें एक अच्छी से लड़की को पटा लेना चाहिए ताकि तुम उसके साथ अपना घर बसा सको। रोडियस फिर सिल्फ को कहता है वो मैजिक स्कूल में जाने का सोच रहा है पर उस वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो सिल्फ उसे पकड़ के रोने लग जाती है और कहती है वो नहीं चाहती ये दोनों अलग हो, वो हमेशा रोडियस के साथ रहना चाहती है और वो उससे काफी कुछ सीखना चाहती है। रोडियस सिल्फ को कुछ कह नहीं पाता। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ रॉक्सी का लेटर आता है रोडियस को, जो कि बताती है वो श्राइन किंगडम में है जो कि यहाँ के प्रिंसेस को मैजिक सिखा रही है और वो बिल्कुल नालायक है। पर वो चाहती है कि रोडियस एक अच्छा मैजिशियन बने, जिस वजह से उसे रेनोन मैजिक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो काफी अच्छी मैजिक सीख सकता है। तो रोडियस यहाँ पे रेनोन मैजिक यूनिवर्सिटी के बारे में फिर सोचने लग जाता है। रोडियस और अपने पिता को एक दिन कह ही देता है कि वो रेनुआ मैजिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, पर वो चाहता है कि सेल्वी भी उसके साथ जाए क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहती। तो वो चाहता है कि इन दोनों की ट्यूशन फीस उसके फादर दे, पर उसके फादर कहते कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं। तो रोडियस कहता है तो फिर आप मेरे लिए काम ढूंढ सकते हो क्या जिससे हम दोनों के मैं पैसे दे सकूं एकेडमी के। तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ के रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए जो रोडियस है वो अपने फादर का शुक्रिया करता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉल से मिलने के लिए उसकी दोस्त गिस्लेन आई होती है जो कि एक डेमी ह्यूमन है और वो काफी ताकतवर होती है। उसकी जो बॉडी होती है वो काफी हट्टी कट्टी होती है। ये जेनिथ और पॉल की बहुत पुरानी दोस्त है। इसे देख के ये दोनों काफी खुश होते हैं। जिसके बाद पॉल यहाँ पर रोडियस को कहता है कि रोडियस अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें सेल्फी से दूर रहना पड़ेगा और यहाँ से काफी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। पर रोडियस इसके लिए इनकार करता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर पॉल इसे एक बार में बेहोश कर देता है। फिर जब रोडियस की आंखें खुलती है तो वो कैरेज में होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो गिस्लेन है वो इसे बताती है कि कल से हम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं, तुमसे मिलकर खुश हुई पार्टनर। रोडियस सिर्फ पॉल के लिखे हुए लेटर को पढ़ता है जहाँ पे आधे से ज्यादा चीजें तो बकवास से लिखी होती है। रोडियस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पॉल उसका फादर कैसे बन गया और इतनी ज्यादा बकवास कैसे लिख सकता है। पर पॉल ने यहाँ पे समझदारी की भी बात लिखी होती है। वो उसमें लिखा होता है कि अगर उसे पैसे कमाने हैं तो उसे अकेले ही कमाने पड़ेंगे, वो यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं ले सकता। यहाँ पे एक और बात लिखी होती है, दरअसल रोडियस जहाँ पे जा रहा है वो पॉल की एक कजन का महल है जहाँ पे रोडियस काम करेगा। कुछ दिन का सफर तय करते हुए रोडियस यहाँ पे पैलेस के यहाँ आ जाता है जहाँ पे वो किसी का वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फादर का एक दूर का कजन हूँ, मेरा नाम फिलिप्स है और मैं इस सिटी का मेयर भी हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम एक 5 साल की लड़की को एजुकेट करो। वो मेरी बेटी है जिसका नाम एरिस है और तुम्हें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी घमंडी भी है। तो रोडियस कहता है आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलिप्स कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे रोडियस पहली बार एरिस से मिलता है जो की काफी घमंडी होती है और वो कहती है ये तो मुझसे भी जवान है, आखिरकार ये मुझे एजुकेट कैसे कर सकता है। और यहाँ पे ये रोडियस को चाटा मार देती है। रोडियस को इस चीज से काफी गुस्सा आता है और वो एरिस को भी चाटा मार देता है और वो कहता है तुम्हें किसी की पहले बात सुन लेनी चाहिए। जिसके बाद एरिस काफी गुस्सा हो जाती है और वो रोडियस को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसके ऊपर चढ़ के इसे मारने लग जाती है और वो कहती है तुम्हें इसका रिग्रेट होने वाला है कि तुमने मुझे हिट किया। पर रोडियस यहाँ पे मैजिक यूज करके एरिस को थोड़ा दूर घेर देता है और यहाँ से भागने लग जाता है और वो सोचता आखिरकार ये इतनी लड़की बिगड़ी हुई कैसे हो सकती है। रोडियस फिर फिलिप से मिलने के लिए जाता है जहाँ रोडियस पूछता है क्या तुमने अभी से हार मान ली। पर रोडियस कहता है मेरे पास एक प्लान है और वो फिलिप को सारा प्लान बता देता है। रोडियस फिर सोचने लग जाता है कि काश ये काम कर जाए। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एरिस को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और साथ ही साथ रोडियस को भी। ये दरअसल रोडियस का प्लान होता है और यहाँ पे जैसी एरिस उठती है वो पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो रोडियस कहता है लगता है हमें किसी ने किडनैप कर लिया है। पर एरिस इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और यह चिल्लाने लग जाती है। उतने में यहाँ पे किडनैपर आ जाता है जो कि एरिस को पकड़ के बहुत बुरी तरह मारता है। ये देख के यहाँ पे रोडियस को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचता आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वो किडनैपर फिर रोडियस को भी एक जोरदार चाटा लगा देता है और यहाँ से चले जाता है। रोडियस को लगता है वो किडनैपर सिर्फ यहाँ पे नाटक कर रहा था और एरिस को उसने यहाँ पे इसलिए मारा ताकि उसे सबक सिखा सके। रोडियस फिर यहाँ पे एरिस को ताने देने लग जाता है। जिसके बाद रोडियस इन लोगों की बातें सुनता है और इसे पता चलता है ये जितने भी लोग हैं ये असली किडनैपर है ना कि कोई एक्टर्स। और ये समझ आता है कि इन लोगों के यहाँ से जल्दी से निकलना जरूरी है। रोडियस इनसे लड़ तो सकता है पर वो यंग लेडी को सिखाना चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में दिमाग का यूज करके आप कैसे निकल सकते हो
और वो ऐसे ही करता है। ये दोनों फिर उस जगह से किसी तरह बाहर आ जाते हैं और वो लोग इन्हें फिर ढूंढने लग जाते हैं। रूडियस फिर एरिस को हील करके यहाँ से जाने लग जाता है, पर एरिस कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। पर रूडियस कहता है तुम आखिरकार मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो ये कहती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि घर वापस कैसे जाते हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे वहाँ पे ले जाओ। ये दोनों फिर कुछ देर का सफर तय करते हुए रॉयल पैलेस के यहाँ दोबारा से आ जाते हैं और तभी रूडियस देखता है रॉयल पैलेस के सर्वेंट को, तो उससे बात करने के लिए वो चले जाता है। पर उतने में यहाँ पे एरिस को कोई किडनैप कर लेता है। रूडियस उनका पीछा करता है। रूडियस यहाँ पे एरिस को इन्हें छोड़ने के लिए कहता है, पर इनमें से कोई भी एरिस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। रूडियस फिर कहता है अगर तुमने उस लड़की को छोड़ा नहीं तो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। उतने में यहाँ पे रॉयल पैलेस का सर्वेंट आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? तुम भी तो एरिस से नफरत ही करते हो ना। तुम्हें पता है हम एरिस के बदले में काफी सारे पैसे ले सकते हैं और साथ ही साथ उस लड़की को हम मार भी सकते हैं। उस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम हो चुकी थी। तुम्हें पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए लड़के। पर यहाँ पे रूडियस इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और मैजिक का यूज करके यहाँ पे एक सिग्नल दे देता है, जिसके बाद वो इनके ऊपर हमला करके एरिस को किसी तरह इनके चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। और तभी सिग्नल देख के यहाँ पे गिस्लीन भी आ जाती है और इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देती है और जो सर्वेंट जिन्होंने इन्हें धोखा दिया उसे पकड़ लेती है। यहाँ पे ये कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। पर ये लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और इसे पैलेस के यहाँ ले आते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद एरिस काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ देर बाद यहाँ फिलिप्स भी आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। उतने में वो सर्वेंट कहता है कि लॉर्ड फिलिप्स इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। पर तभी एरिस यहाँ रूडियस को कहती है कि जैसे मैंने वादा किया था घर पहुंचने तक मैं बात नहीं कर सकती, पर अब मैं बात कर सकती हूँ। दरअसल रूडियस ने एरिस से यहाँ प्रॉमिस लिया था जब तक वो पैलेस नहीं पहुंच जाते वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। एरिस की बातें सुन के रूडियस को लगता है अब उसे जॉब नहीं मिलने वाली। पर उतने में एरिस कहती है मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन देती हूँ, तुम मुझे एरिस कह सकती हो और साथ ही साथ तुम मुझे मैजिक भी सिखा सकती हो। रूडियस इस चीज से काफी खुश होता है, जिसके बाद रूडियस फिलिप्स से बात करने के लिए चले जाते हैं और सारी चीजें उन्हें बता देता है। फिलिप्स से रूडियस को ग्लिसलेन के बारे में बताता है और कहता है कि वो 20 की प्रजाति से है और वो काफी ताकतवर होते हैं और उन्होंने इस चीज को सीक्रेट रखा है कि इनके यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन काम करती है। उतने में हम देखते हैं फिलिप्स की वाइफ आ जाती है और फिलिप्स से बताता है कि रूडियस पॉल का लड़का है और साथ ही साथ वो एरिस का न्यू ट्यूटर भी है और साथ ही साथ उसने आज एरिस की जान भी बचाई है। पर यहाँ पे एरिस की मदर उसे ज्यादा भाव नहीं देती। उतने में यहाँ पे एरिस के दादाजी आ जाते हैं जिनका नाम सोरस है और वो कहते हैं तुम पॉल के लड़के बिल्कुल नहीं लगते हो। जिसके बाद वो यहाँ पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बताओ फिलिप्स तुमने इसे अच्छे से ट्रीट किया? तो फिलिप्स कहता है एरिस को बचाने के लिए वो रूडियस को एक बड़ा इनाम देने वाला है। सोरस फिर यहाँ पे रूडियस को बुलाते हैं और कहते हैं क्या तुम एरिस को मैजिक सिखाना चाहते हो? तो रूडियस इस चीज के लिए हाँ कर देता है। साथ ही साथ सोरस कहता है मैं चाहता हूँ तुम उसे मैथमेटिक्स भी सिखाओ और काफी अलग अलग सब्जेक्ट भी, ताकि वो अच्छी लड़की बन सके। जिसके बाद वो एरिस को भी बुलाते हैं और कहते हैं एरिस अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम डायरेक्टली उस पर्सन से पूछ सकते हो। और यहाँ पे एरिस सामने खड़ी हो जाती है तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि ठीक से पूछो। तो एरिस यहाँ पे चुटिया बना के कहती है क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकती हो म्याओ? रूडियस एरिस का ये रूप देखे काफी ज्यादा हैरान होता है तो उसके दादाजी कहते हैं कि देखा ये लड़की काफी अच्छी है, तुम इसे काफी कुछ सिखा सकती हो रूडियस, तुम्हें इसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। पर एरिस कहती है कि मैं हिस्ट्री या फिर मैथ बिल्कुल सीखना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं एरिस और रूडियस को जो कि अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन दोनों की टीचर होती है ग्लिसलीन, जिसे तलवारबाजी काफी अच्छे से आती है। और साथ ही साथ जो रूडियस है वो इन दोनों को मैजिक सिखा रहा होता है ताकि इन्हें मैजिक अच्छे से आ जाए। और साथ ही साथ जो रूडियस है वो यहाँ मूर्तियों पे भी काम कर रहा होता है। साथ ही साथ रूडियस यहाँ पे ग्लिसलीन और एरिस को मैथ्स भी सिखा रहा होता है। पर एरिस मैजिक में अभी भी काफी कच्ची होती है और साथ ही साथ मैथ और राइटिंग में भी। पर एरिस मैथ से काफी ज्यादा बोर हो जाती है, इस वजह से वो एक जगह जाके छुप जाती है। रूडियस उसे ढूंढ निकालता है पर एरिस वहाँ पे सो चुकी होती है। रूडियस उसे जगाने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं रही होती है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वो एरिस के संतरे चेक करने लग जाता है जो कि डबल ए साइज की होते हैं। पर उतने में एरिस उड़ जाती है और ये करते हुए रूडियस को देख लेती है और उसे जोरदार चाटा मारती है और वो कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? यहाँ पे रूडियस कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम सिर्फ सो रही थी। जिसके बाद रूडियस यहाँ पे ग्लिसलीन से रोते हुए बहाने मारता है कि ये सारी गलती एरिस की थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो रूडियस है वो एरिस से मैथ का एग्जाम लेता है और साथ ही साथ रिटन का भी। यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है तो यहाँ पे ग्लिसलीन उसे एक स्टोरी बताती है कि मैथ्स कितना जरूरी होता है जिंदगी के लिए। जब इसके दोस्तों ने इसका साथ छोड़ दिया था जब ये रेगिस्तान में अकेली थी और साथ ही साथ इसके पास काफी कम पैसे थे, इसे पता नहीं था कहाँ खर्च करना है। इस वजह से वो काफी दिनों तक भूख ही रही थी क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं और मैथ्स कितना जरूरी है। ये कहानी सुन के एरिस यहाँ पे फिर टेस्ट देने लग जाती है और इनका जो प्लान है वो सफल हो जाता है।
फिर हम देखते हैं एरिस और रूडियस के बीच में दोबारा से मुकाबला शुरू हो जाता है, पर यहाँ रूडियस काफी कच्चा होता है इस चीज में। तो गिस्लिन रूडियस को बताती है तुम बीच बीच में घबरा जा रहे हो, तुम्हें अपने घबराहट पे काबू करना चाहिए। तो ये कहता है इस चीज में मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो गिस्लिन कहती है इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं रूडियस यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ रूडियस एरिस का टेस्ट ले रहा होता है। इस चीज से एरिस गुस्सा हो जाती है और वो रूडियस के ऊपर हमला कर देती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ ये तीनों कुछ सामान खरीदने के लिए निकले होते हैं, पर यहाँ पे जो रूडियस होता है वो काफी सारी चीजों के दाम लिखने लग जाता है। जिसके बाद एक शॉपकीपर इसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा महंगी है, इसे खरीदने के बाद तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी और हर लड़की तुम्हारे करीब आना चाहेगी। सिर्फ इसके 2-4 बूंदे तुम्हें अपने शरीर पे फेर लेना है। और रूडियस ये चीज भी लिखने लग जाता है, पर उतने में एरिस और गिस्लिन भी आ जाती है और कहती है कि चलो हमारे जाने का समय हो चुका है। पर जाते हुए रूडियस को यहाँ पे कुछ क्राफ्टिंग की चीजें दिख जाती है। तो यहाँ पे वो एरिस से कुछ सवाल पूछता है, वो भी मैथमेटिक्स के। एरिस यहाँ पे कुछ बहुतों के सही जवाब दे देती है और कुछ बहुत के गलत। तो यहाँ पे जो रूडियस है वो उसकी तारीफ करता है इस चीज के लिए। रूडियस फिर एरिस को कहता है कि देखा मैंने क्या कहा था कि मैथ्स कितना जरूरी होता है किसी चीज को खरीदने के लिए। ये तीनों फिर बुक शॉप की यहाँ आ जाते हैं जहाँ रूडियस को एक बुक पसंद आ जाती है। तो एरिस कहती है कि मेरे ग्रैंडपा इसके लिए पे कर देंगे, पर रूडियस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एरिस कहती है इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये काफी कम पैसे है। तो रूडियस कहता है तुम्हें पता भी है हम दोनों को जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा कीमत है इस बुक की। एरिस इस चीज से उदास हो जाती है। तो रूडियस उसे कहता है कि लॉर्ड फिलिप से तुम पैसे मांग सकती हो अगर तुम इस चीज को मुझे गिफ्ट करना चाहती हो। ये तीनों फिर पैलेस के यहाँ जाने लग जाते हैं, पर उतने में रूडियस की नजर एक उड़ते हुए कैसल पे जाती है जो कि काफी बड़ा होता है। तो एरिस से बताती ये उड़ता हुआ महल परग्यूस का है जो कि आर्मर ड्रैगन किंग है। परग्यूस उन 3 लेजेंडरी हीरोज में से एक है जिन्होंने डीमन गॉड लेपिस को हराया था। तो रूडियस को भी याद आ जाता है ये कहानी उसके माँ बाप ने उसे एक बुक से पढ़ के सुनाई थी। उसे लगा था ये एक फेरी टेल है, पर ये तो सचमुच है और 400 साल से ये कैसल हवा में ही उड़ रहा है। तो रूडियस फैसला कर लेता है वो एक ना एक दिन वहाँ पे जाके रहेगा। हमें फिर टेस्ट वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ एरिस ने काफी अच्छा किया होता है मैथ्स में और इंग्लिश में। पर एरिस यहाँ पे रूडियस को एक चीज गिफ्ट कर देती है जो कि वही चीज होती है जो शॉपकीपर रूडियस को बेचना चाह रहा था, जो कि लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। तो रूडियस कहता है इसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज मैं रख लेता हूँ। पर ये पूछती है आखिरकार इसका चीज है क्या, ये मेडिसिन किस चीज के लिए है। पर रूडियस इस चीज की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देता, जिस वजह से ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और वो जो चीज होती है वो टूट जाती है। ये लोग समझ आते हैं कि रूडियस कुछ तो अजीब प्लान कर रहा था, जिसके बाद ये लोग इसे गुदगुदी करने लग जाते हैं और इसकी यही सजा होती है। और यहाँ से जो कहानी वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। जल्दी मैं अगला पार्ट लाने वाला हूँ। ये मैंने 6 एपिसोड एक्सप्लेन किए फर्स्ट सीजन के, और बाकी के जो 5 एपिसोड है वो भी मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके बाद सेकंड सीजन पे भी जाएंगे और थर्ड सीजन तो आ ही गया है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको कहानी कैसी लगी कैसी नहीं, हाँ आप हमें कमेंट बता सकते हैं और मैं आप रेगुलर होने वाला हूँ। तो गाइस आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ मैं दूसरे चैनल पे भी काफी सारे एनिमीज डालने वाला हूँ। तो जब तक के लिए वेट कीजिए, और आखिर में क्या कहूँ जाते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।